लेट्स स्टार्ट. ओके. Vanadium, niobium, and tantalum are metals in the same group of the periodic table. The shorthand electronic configuration of vanadium in the ground state is Ar3d34s2. Hello. State what is meant by the term ground state. Winter 24-22 है ऐसा मेरी, ठीक है. पीडीएफ खोल लो, आ जाओ क्लास में. अभी पहला सवाल करो. लोएस्ट एनर्जी स्टेट. लोएस्ट एनर्जी स्टेट. अच्छा, और इसके अलावा एनीथिंग एल्स? स्टेबल. स्टेबल. अच्छा, और एनीथिंग एल्स? सही है. सो जो दो आंसर्स आए कि ग्राउंड स्टेट आप कहते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट को, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, या आप ये कहते हैं कि जो है वो आपके पास मोस्ट स्टेबल स्टेट को भी आप ग्राउंड स्टेट कहते हैं. ठीक है जी. ये वो स्टेट होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ना प्रोमोट हुए ना डीएक्साइट हुए, अपनी नॉर्मल लेवल्स में जहां पे वो होने चाहिए वो वहीं पे ही है. सो देर इज नो एक्सेस एनर्जी, कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं, कोई एडेड एनर्जी नहीं, कोई एडिशनल एनर्जी नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में नहीं है, अपने ही लेवल्स में ये मौजूद है. ऑल ऑफ दीज. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज यू कैन राइट. आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, या फिर एक्सटर्नल एनर्जी कोई भी नहीं है, या एडेड एनर्जी कोई भी नहीं है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रोमोटेड टू हायर एनर्जी लेवल नहीं है, या मोस्ट एनर्जी स्टेबल. ये सारे आपके पास आंसर्स आई हैं. Show the electronic configuration of vanadium using the electrons in the boxes notation. तो वेनेडियम की शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ए आर के आगे हमने करना है. सो 3d3 का मतलब क्या हो गया? 3d3 मींस 3 यू लगाएंगे और 4s2 को हम यू फुल कर देंगे. ठीक है. इन्होंने थोड़ा सा वियर्ड बनाया हुआ है. दिस इज 4s2 एंड दिस इज ऑब्वियसली आपका ये 3d वाला ऑर्बिटल. ठीक है, जिसमें आपके पास 5 आ जाएंगे. अच्छा. Then deduce the total number of electrons in the p subshells of a vanadium atom. तो vanadium atom के जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं p सबशेल्स में, वो बता दें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं. वो 12 बन रहे हैं. ओके. बाकी बच्चे 12 है, राइट. सो इट इज बेसिकली हैविंग अ 2p6 एंड अ 3p6. ये रहा वनेडियम, ये रहा वनेडियम, राइट. सो इट इज हैविंग अ 2p6 एंड अ 3p6, और बाकी फिर 4s2 3d3 है. तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो है वो हमारे पास 2p6 और 3p6 कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों पी में है. तो दिस विल बी 12 इलेक्ट्रॉन्स. फिर क्या है? पेलोपियम was the suggested name for a new element discovered in a mineral. Pelopium was later found to be a mixture of niobium and tantalum. Only one naturally occurring isotope exists for each of niobium and tantalum. Complete table 1.1. तो आइसोटोप इसका ये है, टैंटलम का आइसोटोप ये है, रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस दिए हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने बताने हैं. तो कंप्लीट करें इसको. 41 protons for niobium and neutrons 52. 52 कहाँ लिखा हुआ है बेटा? 52 न्यूट्रॉन्स है. ठीक है जी. 52 न्यूट्रॉन्स हो गए. और टैंटलम के लिए, टैंटलम के लिए 73 प्रोटॉन्स एंड 108. ठीक है. थोड़ा मुश्किल नहीं है. इसमें क्या है मुश्किल? इसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 41 प्रोटॉन्स 41 प्रोटॉन्स, 93 माइनस 41 52 न्यूट्रॉन्स, 73 प्रोटॉन 73 प्रोटॉन्स, 181 माइनस 73 108 न्यूट्रॉन्स. खत्म. अच्छा. फिर क्या है? डिफाइन रिलेटिव आइसोटोपिक मास. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव आइसोटोपिक मास? इट इज द मास ऑफ द आइसोटोप ऑन अ स्केल वेयर 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 करिस्पॉन्ड्स टू 1 mu, या जैसे भी आप रिलेटिव की डेफिनेशन लिख दें. ठीक है. ये तो हमने 10 दफा देख लिया, रिसेंट पेपर्स में आएगी, तो ये आपको पता ही है कि उसको आप कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते. सो आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग द आंसर. So mass of an atom of an isotope, या mass of an isotope are relative to carbon 12, या जो है वो carbon 12 having 1 mu 1/12 वगैरह, जैसी भी करके लिखना चाहते हो रिलेटिव की चीज, बस रिलेटिव को आपने इसको बताना होगा. ठीक है. एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर नहीं लिखने अंदर. रिलेटिव आइसोटोपिक मास डिफाइन करना, आइसोटोप्स नहीं बताने. ठीक है. अच्छा. आगे चलते हैं अब हम
A sample of fallopian contains 90.9% by mass of niobium and 9.1% by mass of tantalum. Calculate the theoretical relative atomic mass of fallopian based on these data and table 1.1. Give your answer to 2 decimal places. Show your working. Actually, so let's do that. Easy peasy है मेरे ख्याल से. बस 90.9 मल्टीप्लाइड बाय इसकी, मतलब ये परसेंटेज मल्टीप्लाई इसका मास और ये परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय इसका मास, और हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लेंगे. सो 90.9 डिवाइडेड बाय 100. नियोबियम का मास क्या था हमारे पास? नियोबियम का मास 92.91 है. सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 92.91 और प्लस कर देंगे इसमें 9.1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टेंटलम का मास. टेंटलम का मास 180.95 है. अच्छा, बाय द वे, डू यू नो व्हाई डू यू गेट दीज मासेस इन डेसिमल प्लेसेस? एक तो रीजन आपको पता है कि पहला जो रीजन होता है, क्योंकि हम वेटेड एवरेज मास लेते हैं तमाम आइसोटोप्स का, तो एक तो रीजन ये होता है पीरियोडिक टेबल में जो आपको डेसिमल प्लेसेस तक दिए हुए. लेकिन यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आप इस बात से कंफ्यूज हुए हो कि इसका एक ही आइसोटोप प्रेजेंट है और उस आइसोटोप का मास 92.91 है और इस आइसोटोप का मास 180.95 है. दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन इंशाल्लाह A2 फिजिक्स जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि हाउ डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम नॉट एक्चुअली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो वो भी इंशाल्लाह फिर A2 फिजिक्स में आ जाएगी. ठीक है. अच्छा, तो चलो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 90.9 over 100 into 92.91 plus 9.1 over 100 into 180.95. 100.9 आ रहा है. ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है तो हम इसको 100.92 लिख लेते हैं. 100.92 and so the answer is going to be 100.92. ठीक है, एंड लेट्स सी आंसर यही है. 100.92 ही है हमारा आंसर. होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन ओवर हियर. आगे चलते हैं. ऑक्सीजन इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट. ठीक है. राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस सोडियम एंड ऑक्सीजन. तो सोडियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म? Na2O. आपका आंसर क्या आया? 100.92. So this is coming out to be Na2O. So मुझे इसको 2 करना पड़ेगा और उसको हाफ करना पड़ेगा. बिल्कुल सही है. सल्फर और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी इक्वेशन? सल्फर प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू SO2. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर आप S8 के एतबार से भी लिख करना चाहते हैं तो आप S8 के एतबार से भी कर सकते हैं. इट इज टोटली अप टू यू. आप S प्लस O2 करें या आप S8 प्लस O2 करें, दोनों एक्सेप्टेबल होती है, दोनों आर ओके. ठीक है, तो हम यही करेंगे बस. अच्छा, ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द स्पीशीज प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम यानी Al2O3. ड्रॉ आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली. नाउ यू नो दिस इज गोइंग टू बी एन आयनिक कंपाउंड. तो मुझे आयंस बनाने होंगे. एल्यूमिनियम का 3+ आयन और ऑक्सीजन का 2- वाला आयन, एग्जैक्टली जैसे मैं कैसे बनाता था अपने O लेवल्स में बनाता था. राइट, आयोनिक बॉन्डिंग आई होप सबको याद हो O लेवल्स वाली. तो आपको वही करना होगा. मैंने कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज की. 100.19 आई. कैलकुलेटर वाली वैल्यू बेटा, व्हाट इज कैलकुलेटर वाली वैल्यू? कैलकुलेटर वाली वैल्यू तो इसमें कोई है ही नहीं. कैलकुलेटर वाली वैल्यू तो इसमें कोई है ही नहीं. सब कुछ तो दिया है 92.91 180.95. ये एज इट इज प्लग इन करना है. 9.1 over 100 90.9 डिवाइड बाय 100. कुछ भी नहीं किया, 100.92 ही आएगा. ओरिजिनल वैल्यूज ही लिए मैंने सारी की सारी. हो सकता है तुमने 181 और 93 ले लिया इधर, तो तुमने ये उठाना है जो इन्होंने इधर दिया हुआ है 92.91 180.95. सो यू हैव टू टेक दैट. बाकी कैलकुलेटर में कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है. देयर इज नथिंग, देयर इज ऑलरेडी एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. अच्छा, सर Al2Cl6 में 16 नॉन पेयर होते हैं. जो 2 डेटिव बॉन्ड्स में चले गए तो फिर वो उनको माइनस कर दो, यानी 14 रह गया फिर पीछे. ठीक है, क्योंकि जब वो डेटिव बॉन्ड बन गया तो अब वो लोन पेयर नहीं है, अब इट्स गॉन. अच्छा,
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3+ का आयन कैसे बनाएंगे? एल्यूमिनियम 3+ का आयन बना लेते हैं। सो एल्यूमिनियम, ठीक है। जाहिरन बात है, जब एल्यूमिनियम अपने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स में से, जो इसके वैलेंस शेल था उसमें से 3 लूज करेगा तो अंदर आ जाएगा, और अंदर वाले शेल में इसके पास जो है वो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, शेल नंबर 2। सो लेट्स ड्रॉ द शेल नंबर 2 विद द कंप्लीट ऑक्टेट। सो आपके पास ये आ गया आपका एल्यूमिनियम का शेल नंबर 2 3+। और ऑक्सीजन का आप क्या दिखाएंगे? ऑक्सीजन का जो है वो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके दिखा देंगे, ठीक है। आपके पास 2 एल्यूमिनियम 3+ है और 3 ऑक्सीजन वाले। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का दिखा दें। जान बात है, अगर एक के डॉट से दिखा रहे हैं तो दूसरे के कैसे दिखाएंगे? दूसरे के क्रॉस से दिखाएंगे। तो ऑक्सीजन के पास ओरिजिनली जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसने 2 जो है वो एल्यूमिनियम से लिए हुए होते हैं। सो ये आपके पास आ गया 2 माइनस, ठीक है। दूसरा जो है वो थोड़ा सा अपनी बात को इधर और भी क्लियर कर लीजिएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 2 8 हो गई है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2 8 हो गई, राइट? हाइड्रोजन, हाँ, 2 8 हो गई। सो दे बोथ हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लाइक दिस। फिर क्या है, कुछ मिसिंग तो नहीं है? L2 और 3 ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। The maximum oxidation state of the period 3 elements in their oxides varies across the period. State and explain the variation. तो स्टेट दी वेरिएशन क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन, और ये भी बताओ कि वो क्यों आती है? इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, ठीक है। तो दैट्स आल्सो करेक्ट। सो इट इंक्रीजेज as across the period the number of electrons in the valence shell increases. अच्छा जी। एंड बाय द वे, व्हाई डज एवरी पीरियड 3 इंक्रीजेस टिल? ऐसा ही नहीं, इंक्रीजेस अक्रॉस द होल पीरियड, पूरे पीरियड पे वही होता है, इंक्रीज ही कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और जो है मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज एवरी पीरियड 3 एलिमेंट हैव अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ऑक्साइड? हमेशा से पॉजिटिव क्यों आती है? यानी सोडियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, एल्यूमिनियम +3 है। तो व्हाई डज एवरी पीरियड 3 एलिमेंट हैव अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? ऐसा क्यों है? किसी के पास नेगेटिव क्यों नहीं होती ऑक्साइड के अंदर? अपने करा हुआ है ना हमने ये सब, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, P4O10, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड so on and so forth. Because O2 is more electronegative. Very good. Because O2 is more electronegative, oxygen is more electronegative, so it will gain the control of the electrons and the period 3 element will lose the control of the electrons, right? That is why each period 3 element has a positive oxidation state and oxygen always has a negative oxidation state क्योंकि वो ज्यादा electronegative होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि it increases across the period as the number of valence electrons, as the number of electrons in the valence shell increases and the period element loses control of that many electrons, क्योंकि ऑक्साइड्स में वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा लूज करता है कंट्रोल, ठीक है। नेवर गेन्स कंट्रोल, ऑक्सीजन इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, H2O reacts with both inorganic and organic compounds. Complete table 2.1 to give details of the reactions of some period 3 oxides with H2O. तो पीरियड 3 ऑक्साइड जब उसको H2O के साथ रिएक्ट करा तो MgOH2 बन गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे ख्याल से, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है, ये MgO होगा। और पीएच क्या होगी इस सॉल्यूशन की? 7 नहीं होगी, 10 या 9 लिखोगे, ठीक है। इट इज अ वीक बेस, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इतना ज्यादा कोई खास डिसोसिएट नहीं करेगा, तो ये वीक बेस की तरह एक्ट करेगा, तो हम वीक बेस की पीएच लिखेंगे। P4O10 को जब पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा? H3PO4। और पीएच क्या होगी इसकी? pH is going to be 1 या 2 या 3, ठीक है। एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट, आई एम राइटिंग 2, ठीक है। 1 या 2 या 3 या 4 भी ओके है, यहाँ पे एक्सेप्टेड। यहाँ से 1, यहाँ पे 1 से लेके 4 एक्सेप्टेड है नीचे वाले के लिए, और ऊपर वाले के लिए 8 से लेके 12 एक्सेप्टेड है, ठीक है। दिस इज अ वीक बेस, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। Write an equation for the reaction of CH3CN
with H2O in acidic conditions. So nitrile reacting with water in acidic conditions. Do you remember what reaction of this is? What reaction is this? Yes, Roseanne, exactly. याद है किसी को ये कौन सा रिएक्शन है? CH3CN reacting with water in acidic conditions. HCN अल्कोहल नहीं है, नहीं. It is acidic hydrolysis. Acidic hydrolysis है आपकी. आप नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करते हैं. हाइड्रोलिसिस इज डन विद वाटर और एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं हम इसको, राइट? सो नाइट्राइल किस चीज में कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेंगे. इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू योर कार्बोक्सिलिक एसिड. और नाइट्रोजन के साथ क्या होता है? नाइट्रोजन जो है वो एज एन अमोनियम आयन रिलीज हो जाता है. सो वी विल गेट एन अमोनियम आयन ओवर. अमोनियम आयन क्यों बन रहा है? बिकॉज एसिडिक कंडीशन है. NH3 अगर बन भी रहा है तो वो NH3H+ गेन करके NH4 पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है? सो इट इज बिकमिंग एन अमोनियम आयन. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे वो एसिड डिफाइन करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर एसिड HCl था तो फिर वो NH4Cl की सॉल्ट बन जाती. लेकिन उन्होंने आपको एन आयन नहीं बताया कौन सी चीज है, सो देयरफॉर हम बस NH4+ लिख रहे हैं. आयनिक इक्वेशन लिख रहे हैं H+. आयनिक इक्वेशन में ही आएगा, वैसे नहीं आता. बाकी बैलेंसिंग करनी होगी तो कार्बन्स बैलेंस्ड हैं. ऑक्सीजन मुझे 2 चाहिए तो मुझे इसको 2 करना पड़ेगा. ठीक है? और देखो कितने हाइड्रोजन और चाहिए? 3 + 1 4, 4 प्लस और 4 + 4 8 हो गया. सो 3 7 8 बैलेंस्ड है. कंफर्म करो बैलेंस हो गई है. 2 कार्बन 7 8 हाइड्रोजन हो गए. 8 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन. आई थिंक इट्स बैलेंस्ड. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द, ये सब रिवाइज करना पड़ेगा. यस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 अल्कोहल्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन शोन इन इक्वेशन 1. तो C3H6 रिएक्टिंग विद वाटर टू फॉर्म C3H8 ऑक्सीजन गैस, यानी अल्कीन अंडरगोइंग एडिशन विद वाटर एंड फॉर्मिंग एन अल्कोहल. ठीक है? तो अब आपने बस सिंपल, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एक में आप HOH इधर दे देंगे, दूसरे वाले में H और OH दूसरी जगह दे देंगे. और उसमें भी आपको पता है कौन सा रूल होता है. जो मेजर प्रोडक्ट होती है वो वाली होती है जिसमें हाइड्रोजन आप उस साइड पे देते हैं जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं. लेकिन इन्हें क्योंकि यहाँ पे दोनों मांगे में, तो हमें दोनों ही बना के दिखाने होंगे. सो लेट्स डू दैट. C3H6. सो दिस शैल बी समथिंग लाइक दिस. 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4. ठीक है? और क्या है? हम पानी ऐड कर रहे हैं. तो बेसिकली हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं. एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हम डबल बॉन्ड रिमूव करके हम OH यहां लगा दें और H यहां. दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम माइनर प्रोडक्ट बना लें. हम OH यहां पे लगा लें और H यहां पे लगा लें. ठीक है? दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट. है बहरहाल उसने सब मांगा है तो हमें पूरा ही देना पड़ेगा. और उसने बोला हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. सो स्ट्रक्चर्स में कोई मसले की बात नहीं है. वी कैन ड्रॉ एनीथिंग. आई एम ड्रॉइंग अ कंडेंस्ड डिस्प्लेड CH3, then CHOH, and then CH3. और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है CH3 CH2, CH3 CH2, and then CH2OH. Then it's CH2 and then OH. ठीक है? अच्छा जी, ये फिर आ गया सवाल. अच्छा, ये अब ना सब ध्यान से सुन लो. ये पता नहीं क्यों दिए जा रहे हैं वाला सवाल. लास्ट ईयर भी, कोई बात नहीं, डिस्प्ले बना दिया. लास्ट ईयर भी ये दिया था और इस साल दोबारा से ये दे दिया. ये A2 का कंटेंट है बाय द वे. आई हैव नो आइडिया व्हाई दे कीप गिविंग दिस. मैं आपको 2 बातें समझा रहा हूँ. ठीक है? दोनों बातें समझ लें. इसके अलावा आई डोंट थिंक और कुछ पूछ सकते हैं अगर ऐसा कुछ मांग ले वो A2 के कॉन्सेप्ट में से. ठीक है? अच्छा, मैंने आपको ये बात समझानी है. ये A2 में होता है बट पता नहीं क्यों दिए जा रहे हैं सवाल, तो समझा ही देता हूं. रिलेटिव एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा, हमारे कोर्स में मुझे ये बताओ का एसिड की तरह बिहेव कौन करता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से?
which one behaves like an acid out of alcohol and carboxylic acid? Definitely carboxylic acid. You already know that कि carboxylic acid जो है वो behaves as an acid. ठीक है जी. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे एसिडिक कंपाउंड है. फिर उससे यानी कह लो एक तरीके से कह लो उससे कम एसिडिक पानी है और उससे कम एसिडिक आपका अल्कोहल है. ठीक है. और इसका एविडेंस क्या है कि अल्कोहल की एसिडिटी कम है पानी से. वो इसलिए क्योंकि जब आप अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो अल्कोहल डिसोसिएट नहीं करता. अल्कोहल डज नॉट गिव ऑफ H+ आयंस. अल्कोहल डज नॉट डू दैट. कुछ नहीं करता अल्कोहल. अल्कोहल अल्कोहल की तरह ही रहता है. बस वो इंटरमोलेक्युलर फोर्स बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है. दैट्स इट. और पानी ऑन दी अदर हैंड, पानी जो है वो ज्यादा एसिडिक है. क्यों? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल NaOH के साथ, तो ये रिएक्ट करेगा. आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पे भी NaOH डिसोसिएट कर जाएगा पानी के साथ रिएक्शन करके. आपके पास ये वाला रिएक्शन हो जाएगा OH- प्लस H2O इक्वल्स टू मतलब सॉरी मतलब समथिंग like this कि the H2O is going to dissociate, it's going to give you H+ and OH-, और वो H+ जाके से रिएक्ट कर सकते हैं और सारी चीजें हो सकती हैं. सो पानी बेसिस को रिएक्ट करता है एंड पानी कैन एक्ट एज अ Bronsted-Lowry एसिड और अ बेस. वी नो दैट इट कैन गिव एन H+, इट कैन आल्सो एक्सेप्ट एन H+. दोनों चीजें कर सकता है. और अल्कोहल ऑन द अदर हैंड, अल्कोहल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो हमारे पास ये एविडेंस है. हमारा जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. फिर पानी होता है. पानी एक तरीके से समझ लो कंपैरिजन के लिए, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर आता है बीच में पानी और फिर आता है आपके पास अल्कोहल. ठीक है. अल्कोहल एसिडिक नहीं होता, हमारे कोर्स में भी नहीं है, हमने एसिडिक करके इसको पढ़ा भी नहीं है. और अल्कोहल एसिडिक होता नहीं. इट इज नॉट एसिडिक. इट इज नॉट एन एसिड. सो देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी केप्ट बिलो वाटर. थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा. और हाँ, माय बैड, साइन गलत बना दिया मैंने. साइन ऐसे. अच्छा. नाउ वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज द केस. अब मैं जो है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं RCOOH. ठीक है जी. ये आपका पानी है और ये आपका अल्कोहल है CH3CH2OH. नाउ देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स. कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. आपने ऐसे ग्रुप्स पढ़े हैं, हमने पढ़ा था कि अल्काइल्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं. दे पुश देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द पॉजिटिव कार्बोकैटायन. हमने ये पढ़ा हुआ है. तो अल्काइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स या अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर E- डेंसिटी पुशिंग. वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स अदर स्पीशीज जो हो सकता है उनसे उनके इलेक्ट्रॉन्स खींच रही हो. ऑन द अदर हैंड एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो है आपका C डबल बॉन्ड होगा. ठीक है जी. तो आपका जो C डबल बॉन्ड O वाला जो बॉन्ड है ना, दिस इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग. इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपने पास बुलाएगा. अल्काइल्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को देंगे और CO क्या करेगा, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स खींच के अपने पास रख लेगा. राइट. So now we need to explain on the basis of this why is the acid behaving more as an acid and why is the alcohol not behaving as an acid. ठीक है. अच्छा. तो listen to it very carefully now. अब होता क्या है कि आप सबको पता है कि मुझे अगर एसिड की तरह बिहेव करवाना है तो मुझे H+ लूज करवाना पड़ेगा. दोनों में जो मैकेनिज्म होगा H+ लूज करने का वो एक ही वाहिद मैकेनिज्म होगा. वो ये होगा कि हम OH बॉन्ड को तोड़ के यहां से H+ रिलीज करवाएं. दैट इज द मैकेनिज्म. दिस इज द मैकेनिज्म. यू ब्रेक द OH बॉन्ड एंड यू रिलीज द H+. यानी इन सम वे व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे OH बॉन्ड को वीक करना है. आई नीड टू मेक द OH बॉन्ड वीक सो दैट इट ब्रेक्स एंड रिलीजेस दैट H+ सो दैट द थिंग कैन बिहेव एज एन एसिड. ठीक है. अब हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ये वाला जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है. तो ये क्या कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर लेता है. इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट्स ओन सेल्फ. तो ये जो OH वाला बॉन्ड है आपका,
इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खिंच के सी डबल बॉन्डो की तरफ चले जाते हैं. सो दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर and so it is easier to dissociate and release H plus. So that is why carboxylic acids are good acids, because the C double bond pulls the electron density from the OH, makes it weaker, it dissociates and releases an H plus. अब यही बात हम अल्कोहल्स में स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अल्कोहल्स क्यों नहीं बिहेव करते एज एसिड. तो हमें यह पता है कि अल्काइल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं. और जब वो पुश करेंगे OH बॉन्ड की तरफ, तो ये बॉन्ड वीकर नहीं होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच नहीं जा रहे, बल्कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. इट इज गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर. And so this bond is not going to dissociate and there is going to be no H plus going to be released. So that is why it cannot act as an Bronsted-Lowry acid. तो ये दो बातें आपने समझ लेनी है, क्योंकि ये आ चुका है पिछले साल भी, पता नहीं क्यों दिए थे सवाल, और इस साल मैंने दोबारा से देख लिया, दोबारा आ गया तो मैंने कहा भी समझा दो. तो बस इतना ही समझना है, बाकी सब A2 में है और बहुत सारी चीजें हैं जो A2 में समझनी होंगी. इतना समझ लो, तुम्हारे को तुम लोगों के कोर्स के हवाले से बस इतना मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा नहीं आएगा. तो कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है, OH बॉन्ड को वीक करता है, OH बॉन्ड टूट के वो H प्लस रिलीज कर देता है. दैट इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ गुड एसिड, या इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे एसिडिक कंपाउंड यही होता है. अल्कोहल ऑन द अदर हैंड, इट इज नॉट एन एसिडिक इन नेचर. व्हाई इज इट नॉट एसिडिक इन नेचर? बिकॉज अल्काइल्स अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं उसकी तरफ, उसके OH बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो वो टूट ही नहीं पाता. Since it is not able to break, so therefore it cannot release an H plus. इसके अलावा एक और एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन वो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, कंफ्यूज होगी बिला वजह में, कोई फायदा नहीं है उसको. जो हम अगले साल फिर A2 में जो भी आपको पढ़ाएगा तो आप उनसे सीख लीजिएगा. इतना बस AS के लिए अपना याद कर ले, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल. नहीं मुस्तफा, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी नहीं रिलीज करवाना है, ठीक है. अल्कोहल बेसिक भी नहीं होता, तो इट इज नॉट इवन रिलीजिंग द OH माइनस, ठीक है. वो OH माइनस भी रिलीज नहीं करता, वो H प्लस भी रिलीज नहीं करता, वो कुछ भी रिलीज नहीं करता. इट डज नॉट रिलीज एनीथिंग, नथिंग एट ऑल, ठीक है. सो सिर्फ OH माइनस उन केसेस में होता है जब तुम न्यूक्लियोफिलिक एक्सेप्शन कर रहे होते उसमें हैलोजेंस की, तब होता है, वरना नहीं होता OH माइनस रिलीज. सो यही है, तुमने इसको एज इट इज याद करना है. और A2 में ऐसे कोई 7-8 आंसर्स हैं. देयर आर 7 to 8 आंसर्स लाइक दिस दैट यू विल नीड टू मेमोराइज इन A2. तो इंशाल्लाह जब चीजें आएंगी तो फिर वो वहां पे आप लोग सीख लोगे. जितना AS के हवाले से था वो मैंने आपको बता दिया कि जो सवाल आ सकता है आपके पास. ये चीज समझ में आ गई सबको? सो हम इसको लिख लेते हैं, दी अल्काइल ग्रुप्स पुश देयर इलेक्ट्रॉन density towards the OH bond, making it stronger. The OH bond therefore does not dissociate and release H plus. Similarly, अगर यही सवाल हो जाए, explain why carboxylic acids are more acidic than water. वही 2 मार्क के लिए लिखेंगे. क्या लिखेंगे हम? C डबल बॉन्ड. अच्छा, इसमें शुरू में ये भी ऐड कर लो कि अल्काइल्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है. मतलब आपके आंसर में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अल्काइल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. तो C डबल बॉन्डो इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप and pulls electron density away from OH bond
making it weaker and easier to dissociate and release H प्लस। ठीक है, ये दोनों आंसर्स भी अपने पास नोट डाउन कर लो, और कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेके एक ये वाले पेज को और आगे कर रहा हूँ उस वाले पेज का भी लेके ग्रुप पे भी सेंड कर दे। नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, और इस वाले का भी ले लो एसएस। थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, अब ले लो। ओके जी, मूविंग ऑनवर्ड्स। Figure 2.1 shows the boiling points of H2O and other group 16 hydrides. Explain the trend in the boiling points of the group 16 hydrides H2S to H2 2E. H2S to H2 2E का हमने पहले एक्सप्लेन करना है, H2O का भी छोड़ देना है, वो तो हमें पता है कि उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, उसका बहुत ज्यादा बड़ा है। इनका एक्सप्लेन करो, इनका ट्रेंड क्या है, why are they increasing like this? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग, सो स्ट्रॉन्गर टेम्परेरी डाइपोल फोर्सेस। ये तो हमने लास्ट पेपर में देखा था, कुछ ऐसा ही सवाल था, सिमिलर, राइट? सो दैट इज द आंसर। और आखिरी पार्ट में क्या पूछा हुआ है हमसे? एक्सप्लेन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज मच हायर देन H2S। So we all also know that H2O has got hydrogen bonding and it is a very very strong intermolecular force in comparison to the टेम्परी डाइपोल फोर्सेस इन H2S। ठीक है, दोनों को रेफरेंस करोगे, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2S में टेम्परी डाइपोल, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन योर टेम्परी डाइपोल फोर्सेस। सो H2O has hydrogen bonding and hydrogen bonding much stronger than other intermolecular forces. H2O has hydrogen bonding and because of higher electronegativity of O compared to S, stronger van der Waals because only H2O has hydrogen bonding, hydrogen bond and increased strength of पता नहीं क्या बकवास लिखी है, बस मेरे ख्याल से पहला वाला ही सही है जो हम प्रॉपरली लिख पाएंगे, पता नहीं आगे पता नहीं क्या क्या बकवास लिखी है। सो द फर्स्ट वन इज द मोस्ट सेंस मेकिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो देयरफॉर उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स। अच्छा, nitrogen and phosphorus are elements in group 15 of the periodic table. Nitrogen is found in inorganic compounds such as nitrogen oxides, NOx, nitrates, and nitric acid. Identify one natural and one man-made occurrence of nitrogen oxides in the atmosphere. तो नेचुरल कॉज क्या होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का? लाइटनिंग। वेरी गुड। सो लाइटनिंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और मैन मेड क्या होगा? मैन मेड आपके पास इंटरनल कंबशन इंजन हो जाएगा। सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लिखने तो हेबर प्रोसेस मत लिखिएगा, हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनता, उसमें अमोनिया बनती है। ठीक है, हाँ, कार नहीं कंबशन इंजन लिखना। ठीक है, कार में कार क्या क्या चीज, कंबशन इंजन। Write an equation to describe the role of NO2 in the direct formation of acid rain. तो NO2 कैसे फॉर्म कर रहा है एसिड रेन को? You need to give me an equation. Very good. हाँ जी, क्या लिखोगे इक्वेशन यहाँ पे? डायरेक्ट फॉर्मेशन का लिखना है, ठीक है, इनडायरेक्ट का नहीं लिखना। वेरी गुड समी, इनडायरेक्ट का नहीं लिखेंगे हम, सल्फर के ऑक्साइड को नहीं करके दिखाएंगे, हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिखानी है। सो डायरेक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं NO2 को पानी के साथ रिएक्ट करूंगा। ठीक है, आई विल रिएक्ट इट विद वाटर एंड आई विल फॉर्म HNO2 एंड HNO3। ठीक है, ये हो जाती है आपके पास आपकी डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ दैट। आप ये भी लिख सकते हैं, वरना एक और इक्वेशन जो एक्सेप्टेड होती है वो ये वाली होती है कि आप HNO3 बनाए। हाँ, बस उसकी फिर बैलेंसिंग करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन भी डालने पड़ेंगे, वरना बैलेंस नहीं हो सकती इक्वेशन। सो बोथ इक्वेशंस आर करेक्ट। मेमोराइज आइदर वन, कि अगर डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन आ जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड से तो वो आप वो भी कर सकते हैं। पर ऑक्सी एसिटाइल
PAN is a component of photochemical smog. Describe how PAN forms from NO2. ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा, इसमें क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सही है, जस्ट राइट अ जनरल आंसर। यू जस्ट नीड टू गिव द जनरल आंसर जो मैंने बताया। वॉक्स, व्हाट इज अ वॉक? ये वॉक क्या लिखा हुआ है भाई? Yep, NO2 reacts with unburnt hydrocarbons to produce PAN. बस यही लिखना है इसके अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना। So NO2 reacts with unburnt hydrocarbons to produce PAN, peroxyacetyl nitrate. What is VOX? I have no ideas. VOX क्या होते हैं? VOCS, volatile organic compounds। हाँ, ये क्या बकवास है? अजीब तो नहीं, कौन नई चीज आते हैं। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद बेसिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म नाइट्रेट्स। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद कैल्शियम ऑक्साइड। सो नाइट्रिक एसिड reacting with calcium oxide, what do we get? We're going to get calcium nitrate, CaNO32। एक सेकेंड, और जो है हमें बाकी जो है वो पानी मिल जाएगा, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए मुझे 2HNO3 करना पड़ेगा। पता नहीं फॉर सम रीजन ना, मुझे लगता है ऑर्गेनिक के अलावा बहुत सारा पेपर बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं करना होता उसमें। अल्लाह करे तुम लोगों ने मॉक सही करे हो। डिस्क्राइब व्हाट इज सीन व्हेन सॉलिड कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली। व्हाट इज सीन? ब्राउन फ्यूम्स, ओके जी, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 gas. A common test for nitrates is the reaction of sodium hydroxide and aluminium. Equation 1 shows the reaction. Nitrate reacting with aluminium plus OH minus plus H2O, 3NH3 plus 8AlOH4 minus. Deduce the oxidation state of nitrogen in NO3 minus. तो कर लेते हैं जल्दी से। X plus 3 into -2 will equal to -1. So X is going to work out to be -1 -3 into -2. So it is working out to be a 5. So you will write +5, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ नंबर भी वो साइन भी साथ में लिख दिया करें, ठीक है। +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन इक्वेशन 1। व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड इन इक्वेशन 1? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली 0 की स्टेट में था और यहाँ पे ये 3+ में पहुंच गया होगा मोस्ट प्रॉब्ली। कंफर्म भी कर सकते हो। इफ वी ट्राई टू कंफर्म 4 into -2 और ओ नो, एक सेकेंड, एल्यूमिनियम की +3 नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो ये आ रहा है मेरे पास, अगर मैं इसका x लूं और मैं इसका 4 into -1 लूं, तो ये -1 नहीं बल्कि वही आ रहा है, ठीक है, +3 आ रहा है। हाँ, तो 0 से +3 गया है हमारा एल्यूमिनियम, सो इट इज डेफिनेटली ऑक्सीडाइज्ड। NH3 is a basic gas. Describe how ammonia is able to act as a base. How is it able to act as a base? Proton acceptor, but how does it accept a proton? उस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करो। H+ या प्रोटॉन को कैसे एक्सेप्ट करता है? It uses its lone pair, the nitrogen uses its lone pair to datively bond to NH+. So therefore it is a proton acceptor. So the nitrogen in NH3 uses its lone pair to datively bond to an H+. So it is a proton /H+ acceptor.
इसका एंगल 107 होता है ना जी, 107 होता है। suggest the shape of the aluminium hydroxide minus ion, यानी LOH4 minus ion, टेट्राहीड्रल। ठीक है जी, टेट्राहीड्रल। फिर क्या है हमारे पास? फिगर 3.1 शो द स्केच ऑफ सम ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ फास्फोरस। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस। अच्छा, पहले थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस लिख देते हैं। तो फास्फोरस 2 प्लस गैस is becoming into phosphorus 3 plus gas plus an E minus। ये हो गई इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और कंप्लीट द ग्राफ इन फिगर 3.1। हाँ मुस्तफा, नॉन लीनियर मींस वही वी शेप वेंट वाला। ठीक है, तुम वी शेप या बेंट ही लिखोगे, नॉन लीनियर नहीं लिखना उसको। अच्छा, कंप्लीट द ग्राफ इन फिगर 3.1 टू शो द थर्ड टू सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ फास्फोरस। सो फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में इंक्रीज दिखाएंगे ना, तो थर्ड यहाँ पे दिखाए थे, फोर्थ यहाँ पे दिखाए थे, फिफ्थ यहाँ पे दिखाए थे, सिक्स्थ में बहुत बड़ा इंक्रीज दिखा देते हैं, यूं दिखा देते हैं और कर लेते हैं। राइट, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ आर phosphorus because phosphorus is in group 15 of the periodic table। फिर क्या है? कंप्लीट टेबल 3.1 टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। Electrical conductivity of nitrogen is poor in its standard state, obviously। Type of bonding in nitrogen, both are covalent। और स्ट्रक्चर क्या होता है फास्फोरस वाले का? सिंपल होता है। अच्छा, ये क्या लिखा है मुस्तफा तुमने? सर कैन यू डू दिस शेप वाला क्वेश्चन विद डायग्राम प्लीज। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, डायग्राम देखनी है इसकी। इसकी डायग्राम ये हो जाएगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये LOH4 माइनस ऐसे बन जाएगा ये। बाय द वे, आप A2 केमिस्ट्री में ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ेंगे, ठीक है, एंड यू विल कम अक्रॉस वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लाइक दीज। बेसिकली क्या होता है? इट इज, इट माइट बी सीनिंग लाइक ये कैसे हो रहा है, लाइक हाउ इज एल्यूमिनियम बॉन्डिंग टू हाइड्रोक्साइड। नाउ दिस बॉन्ड कैन बी आयनिक एज वेल, लेकिन यूजुअली आयनिक नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारे डेटिव बॉन्ड्स होते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। OH minuses are known as ligands and they are going to datively bond to the aluminium using their lone pairs। ठीक है, the more of this theory is obviously going to come in your A2 chemistry कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता। बट हाँ, इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर कुछ ऐसी चीज आ जाए तो इट कैन वेरी वेल ऑल्सो बी लाइक अ सिंपल कोवलेंट के जैसे आप स्ट्रक्चर्स बनाते तो वैसे भी हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। A form of solid nitrogen has a lattice structure similar to solid iodine। Identify the type of lattice structure of solid nitrogen। ठीक है जी, वही आंसर होगा इसका जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, सिंपल कोवलेंट करके अजीब सा लिखा हुआ था, सिंपल मोलेकुलर। ठीक है, सो लेट्स जस्ट राइट दैट। हालांकि ऊपर पूछा हुआ है लेकिन अब नीचे दोबारा से वही बात पूछी हुई है, सिंपल मोलेक्यूलर। At very high temperatures, phosphorus can form P2 molecules। P2 contains a triple bond P triple bond P। Describe the formation of P triple bond P in terms of orbital overlap। So what is it in terms of orbital overlap? 1 sigma head-on overlap, 2 pi bond sideway overlap। And you also need to tell which orbitals are overlapping। कौन से orbitals overlap कर रहे हैं इधर? S orbital and P? No, only P orbital। ओनली पी ऑर्बिटल्स होंगे ना इसमें, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड करती है 3p3 में। राइट, इट एंड्स इन योर 3p3।
सो इट डज नॉट नीड टू अंडरगो एनी हाइब्रिडाइजेशन, वो 3 बॉन्ड आराम से बना सकता है। एक पी को क्या करेगा, वो करेगा हेड ऑन ओवरलैप करेगा, और 2 पी को वो साइडवेज ओवरलैप करेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो वी आर गोइंग टू से sigma bond is formed by the head on overlap of p orbitals, and 2 pi bonds are formed by the sideways overlap of the remaining 2 p orbitals. नहीं नहीं, पीएक्स पी वाई पी जेड में से कोई, मतलब है कि तुम कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल पीएक्स जो है वो उसने हेड ऑन ओवरलैप कर लिया और पी वाई और पी जेड ने कर लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हमेशा पीएक्स करे। कभी पी जेड हेड ऑन ओवरलैप करता है, पीएक्स पी वाई साइडवेज करते हैं, कभी पी वाई करता है, पीएक्स पी जेड करते हो, तो वो डिफरेंट इंटरचेंज होता है, तो उसमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कौन सा क्या कर रहा है, वो डिफरेंट हो सकता है आपका बात। अच्छा सर, व्हाई डज एमएस आल्सो एक्सेप्ट एसपी? आई थिंक इट इज अ मिस्टेक, because I don't think you need to do any hybridization in this. आपको फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में कोई हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर फॉस्फोरस इज ऑलरेडी एंडिंग इन द P3, तो इट ऑलरेडी हैज योर 3p ऑर्बिटल्स। खैर मैं इसको रिसर्च भी कर लूंगा, ठीक है, आई रिसर्च दिस एज वेल, और मैं आपको बता दूंगा कि इफ जो है वो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। वैसे मेरे ख्याल से जो है वो, अगर तीनों पे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डू एक से सिग्मा बॉन्ड बना लो और दो से, इन दोनों से पाई बॉन्ड्स बना लो। The bond energy of p triple bond p is this much, the bond energy of n triple bond is this much. Compare the reactivity of p2 and n2, explain your answer. So which is going to be more reactive, phosphorus or nitrogen? Phosphorus is more reactive. Why? Because you can easily overcome the bond energy and break it, and break the bond and undergo a reaction. Okay? So P2 is more reactive as the bond is weaker and easier to break. So that means less activation energy required for P2. ठीक है, अच्छा जी, ओके। ब्रोमो अल्केन्स आर यूज्ड, सर शुड आई स्विच है, थपड़ा थपड़ा खाना था मैं ओ लेवल में एड मैथ्स के सारे टॉपिक्स एएक्स मैथ्स के, यप, और बहुत सारे ए2 में भी कॉन्सेप्ट्स एड मैथ्स के ही हैं। Bromoalkanes are used widely in industry, although there is an increasing concern about their environmental impact. Figure 4.1 shows a reaction scheme involving 1,2-dibromoethane, CH2, Br2 reacting with, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास ये बन जाता है, फिर आप इसको NaOH aqueous की तरह करते हो तो A बन जाता है। If you use NaOH in ethanol, you get this, and if you do reaction 4, you get polymer C. And if you use an excess of NaOH in ethanol, then you get something like this, right? Complete figure 4.2 to show the mechanism for the formation of 1,2-dibromoethane in reaction 1. यानी हमने ब्रोमीन की एडिशन करके दिखानी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन दी अल्कीन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो पहले क्या चीज मार्क होती है, हमेशा सबसे पहले हम अपना जो है वो डी प्लस और डी माइनस मार्क करेंगे, अपना डायपोल मार्क करेंगे, ठीक है, और फिर जो है वो हमने अपने कर्ली एरोज मार्क करने होंगे कि ये इसको अटैक करता है आके, और ये जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन वापसी ले लेता है, एंड देन वी हैव CH2
एक जगह आपका Br लग गया, दूसरी जगह जो है वो आपका क्या बन जाएगा, दूसरी जगह आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो ब्रोमीन है जो अभी अलग हो गया था, उसके ऊपर नेगेटिव के साथ लोन पेयर, एंड देन हम उसको जो है वो दिखाएंगे कि वो अटैक करता है इस कार्बन को, एंड देन यू गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट। सब चीजें बना दी मैंने, कोई चीज मिस आउट तो नहीं करी? चेक मारो जरा। ओके जी। अच्छा, फिर क्या बोला हुआ है हमें, द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन वन डेल्टा एच आर इज -90.0 किलो जूल पर मोल। इसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दी है। द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन इज दिस मच। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। लेट्स सी। हमें ये बोला हुआ है कि आपका जो ये वाला रिएक्शन है, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं और ये बन जाता है, ये इट्स CH2Br, या फिर इसको हाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, CH2 के ऊपर ब्रांच है Br की, एंड देन जो है वो CH2Br। तो ये बन रहा है, और हमें इंफॉर्मेशन के दी हुई, फॉर्मेशन दी हुई इथीन की। उधर से हमें हिंट मिल जाती है कि हम हेस साइकिल जो बनाएंगे नीचे बॉटम रो पे एलिमेंट्स रखेंगे फॉर द फॉर्मेशन, राइट। दिस इज नॉट फेब मार्च, दिस इज विंटर 22, विंटर 24 22, ठीक है। इसके बाद शुरू करते हैं फिर फेब मार्च अगर टाइम हुआ। सो कार्बन प्लस हाइड्रोजन और प्लस ब्रोमीन, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और मैं एरो बना के ये दिखा सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये बन रहा है, ब्रोमीन जो है वो अभी फिलहाल इन द फर्स्ट एरो दैट आई हैव मेड, उसमें जो है वो मेरा ब्रोमीन रिएक्ट नहीं कर रहा, वो एज इट इज ऊपर आ रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और सिमिलरली मैं दूसरे की भी ऐसे कर सकता हूँ। ये वाला एरो ऑब्वियसली मेरी डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी, जो इन्होंने मुझे मांगी भी है, डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और जो है ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली मेरी फॉर्मेशन एंथैल्पी हो जाएगी इथीन की, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी +52.2 किलो जूल पर मोल। एंड दिस एरो हैज आल्सो बीन गिवन टू मी। ये वाला एरो कौन सा है, ये वाला -90.0 है। सो ये -90.0 है। अब मुझे जाना कहां से कहां है, मुझे ऑब्वियसली ये वाला चेंज ढूंढना है। आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम ए टू बी। सो इफ आई गो वॉन्ट टू गो टू फ्रॉम हियर टू हियर, तो ऑल्टरनेट पाथवे क्या है कि मैं पहले यूं जाऊं और फिर मैं यूं चला जाऊं, यानी दोनों एरोज की सेम डायरेक्शन में रखता हुआ फॉर्मेशन पर पहुंच सकता हूं अपनी डायब्रोमो इथेन की। सो +52.2 and then -90.0 will give me my answer. So +52.2 and -90.0. What is the answer working out to be? और समझ में आया सबको कि इसको कैसे करना था? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? -37.8। सब जिंदा हो या मरे हुए क्लास ले रहे हो? हैं, मैं अकेले तो नहीं पढ़ रहा अभी? समझ में आया सबको ये नहीं समझ में आया, ये मैंने खुद ही कर लिया? हेलो 1 2 3, बायो के सदमे से बाहर आ जाओ। नींद में हूं लेकिन यस, मुंह धो के आओ बेटा। नींद में हूँ, क्लास के टाइम तो मेरी नींद याद आ रही है। और मुतहर, फजर, मुस्तफा, खदीजा, अरीबा, मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, आप लोग साथ पढ़ रहे हैं मेरे साथ हैं? मेकअप उतर जाएगा। हाय, समझ में आया ये वाला पार्ट, ये मैंने अलग से कर लिया खुद ही। हेलो 1 2 3, जिंदा हो जाओ सारे। ऐसे मरे हुए बैठ के क्लासेस ले रहे हो 2 3 दिनों से। शाबाश, तालियां बजाओ सारे, शाबाश सारे तालियां बजाओ। किसका माइक ऑन है? मुतार का माइक ऑन है। तालियां बजाओ, यूं करो, जगाओ अपने आप को, शाबाश। जागो 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 जागो। सर ब्रोमीन वाला एरो वापस समझा दें? हाँ ये अब जागी है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? जागो भाई सारे, इस तरह से मर मरा के क्लास में नहीं, वरना मैं नहीं पढ़ा रहा, जो खुद ही पढ़ लेना। ठीक है, इस तरह से लोगे क्लासेस तो मैं P2 के बाद एक क्लास नहीं रखने वाला P1 की, खुद ही पढ़ लेना। कौन सा पेपर? विंटर 24-22। ब्रोमीन वाला एरो मेरा बच्चा कौन सा खदीजा? मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लो कि मैंने इसमें क्या किया है। मैंने इसमें ये किया कि मुझे पता है कि मेरा ये रिएक्शन 1 है, ठीक है, आई नो दिस इज रिएक्शन 1। इन्होंने ब्रोमीन जो है वो ओवर द एरो लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है ब्रोमीन ओवर द एरो का मतलब क्या है। ब्रोमीन एरो का मतलब यही है कि यहाँ पे जो है वो हमने ब्रोमीन रिएक्ट करी, राइट, एंड दैट इज फॉर्मिंग इनटू दिस। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने तुम्हें ये बोला है कि ये वाला जो रिएक्शन है, ये वाला,
इसकी डेल्टा एच आर -90.0 है, यानी मैंने इसके ओवर क्या लिख लिया, मैंने इसके ओवर लिख लिया कि ये -90.0 किलो जूल का मोल, किलो जूल पर मोल का चेंज मुझे करना है, मेरा चेंज इसमें है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दी गई इथीन की, इथीन की फॉर्मेशन कैसे होगी, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से होगी। तो मैं समझ गया, अच्छा ठीक है, अगर मैं हेस साइकिल बनाऊंगा तो उसमें जाहिर बात है मेरे एलिमेंट्स आ रहे होंगे एक साइड पे। सो आई विल राइट कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इथीन में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली ब्रोमीन भी है यहाँ पे, तो उसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, तो ब्रोमीन भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ, ब्रोमीन इस वाले एरो में रिएक्ट नहीं कर रहा, Br2 यहाँ नीचे था, ऊपर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन प्लस होके रिएक्ट करके ये मेरा इथीन बना देंगे। सो आई एम पुटिंग एन एरो लाइक दिस एंड आई नो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ इथीन, क्योंकि मैं एक ही मोल ऑफ इथीन बना रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्या लिख लिया, मैंने इसके ऊपर लिख लिया +52.2। अब इन्होंने मुझसे मांगा क्या, इन्होंने मुझसे मांगा फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डायब्रोमो इथेन। 1,2 डायब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन का एरो ये होगा, ये पूछ रहे तुमसे कि ये निकाल दो। व्हाट इज दिस, दिस इज द कंसर्न्ड एरो, कि ये सब रिएक्ट करके इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी आ रही, राइट। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, यहां से यहां जाऊंगा तो मुझे मेरा वाला एंथैल्पी चेंज मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ए से बी डायरेक्ट नहीं जा पा रहा, तो मैं उल्टा चलूंगा, मैं दूसरा पाथवे ढूंढूंगा। तो दूसरा पाथवे क्या है, पहले मैं यहां से यहां ऊपर आ जाऊं और फिर इधर से इधर इस डायरेक्शन में चल रहा हूं। तो मेरी क्या हो जाएगी एंथैल्पी चेंजेस, ये वाला एरो भी पॉजिटिव में लेना है, ये वाला एरो भी पॉजिटिव में लेना है, यानी सेम नहीं लेना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, साइंस किसी की फ्लिप नहीं करना। सो क्या हो जाएगा, तुम्हारी फॉर्मेशन एंथैल्पी हो जाएगी +52.2 -90.0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -37.8। ठीक है, क्लियर है। अब कोई कंफ्यूजन खदीजा, और यूनिट्स प्लेस तक क्यों दे रहा हूं आंसर, इसको -38 दे सकता हूं, कैन आई कोड दिस एज -38 और डू आई नीड टू कोड इट एज -37.8? नहीं, क्यों नहीं, 37.8 क्यों लिखूंगा, 1 dp लिखूंगा, बिकॉज मैंने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करी है। तो क्योंकि मेरी रॉ डाटा 1 dp तक थी, तो मैं इसको भी 1 dp तक ही दूंगा। कंप्लीट फिगर 4.1 टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए, नेम कंपाउंड बी। ओके जी, आ जाओ भाई, कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर क्या होगा, 1,2 डायब्रोमो इथेन रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वियस स्टेट। what will be the structure of this compound A? Ethandiol, यानी 1,2 इथन, यानी इथन 1,2 डायोल, राइट। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट जाएगा OH से और ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट जाएगा OH से। ये कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस स्टेट में। सो वी विल गेट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, फिर उन्होंने कहा हमने NaOH इन इथेनॉल रिएक्ट करा, रिएक्शन 3 है, और हमारे पास ये आ गया एज एक्सपेक्टेड एक एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, तो यही होना चाहिए था। यहां पे अब हमारे मुताबिक क्या होना चाहिए था, दोनों ब्रोमीन एलिमिनेट होने चाहिए थे, लेकिन एग्जामिनर ने हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि उन्होंने कोई ना कोई स्पेशल कोई करी होगी चीज लाजिमन, जिससे उन्होंने मेक श्योर किया कि एक ही ब्रोमीन एलिमिनेट हो, दूसरा वाला ना हो। तो उन्होंने आपको बना के भी दे दिया, जब भी उन्होंने आपसे नहीं पूछा, वरना आप अपनी मर्जी का कुछ भी बनाते। तो उन्होंने कहा ये बन रहा है, वो कह रहे हैं इसका नाम लिखने को, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ब्रोमो इथीन, वेरी गुड। सो क्या होगा ये बेसिकली ये CH2 देन CH Br, तो ब्रोमो इथीन है, इथीन का मॉलिक्यूल और उस पे ब्रोमो आपके पास प्रेजेंट है। इसमें 1 2 करने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज तुम चाहे 1 इधर से लिखो या उधर से लिखोगे तो वो भी 1 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी कैन राइट दिस एज ब्रोमो इथीन, इथीन। अच्छा जी, फिर क्या बोला हुआ हमें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर सी इन द बॉक्स। पॉलीमर सी, पॉलीमर सी कैसे बन रहा है, ब्रोमो इथीन से बन रहा है। सो हाउ डू वी मेक, सर मैंने डिस्प्ले बनाया, प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, जैसे ही बना दो स्ट्रक्चर, कोई मसले की बात। अच्छा, इसको पॉलीमर सी में कन्वर्ट करना है, सिंपल टेक्निक है, जो 2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनको स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, बाकी सब चीजें उनके ऊपर नीचे, डबल बॉन्ड को रिमूव करके आगे पीछे डंडियां लगा देते हैं। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, वी हैव गॉट दिस C, इसके ऊपर H2 है, डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर एक H है और एक जगह ब्रोमीन। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो हूं वो इसकी डबल बॉन्ड हटाऊंगा और आगे पीछे डंडियां लगा दूंगा। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एक रिपीट यूनिट।
सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, जो कार्बन आपके डबल बॉन्ड में उनको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, उनके ऊपर जो भी लगा हुआ है वो ऊपर नीचे जाएगा, उसका डबल बॉन्ड रिमूव करके आगे पीछे आपने लाइंस बना देंगे। आज वील डू दिस ऑर्गेनिक और फिर कौन सा पेपर, मार्च 25, 22। In reaction 5, compound B, when do we place brackets? You don't have to place brackets. Brackets आपको place नहीं करना क्योंकि आपसे पूछते ही repeat unit है, तो आप हमेशा ऐसे ही बनाओगे। Unless and until examiner says draw the structure of the polymer, then you're going to put brackets and write n. वरना कोई requirement नहीं, आप बस क्यों बना के छोड़ रहे हैं। अगर बना दे तो माइनस नहीं होंगे, माइनस बस n नहीं लिख देना इसके ऊपर। ब्रैकेट्स अगर बना भी देते हो तो कोई इतनी कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जनरली हम बनाते नहीं है फॉर रिपीट यूनिट। इन रिएक्शन 5, कंपाउंड बी reacts with an excess of NaOH dissolved in ethanol. The products are HBr, H2O and an unsaturated compound hydrocarbon D. अच्छा, कंपाउंड बी, बी क्या था, बी था ये कंपाउंड बी को NaOH इन इथेनॉल एक्सेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा ये, अब पूरी की पूरी एलिमिनेशन होगी, राइट। सो पूरी की पूरी एलिमिनेशन होगी, ये वापस से किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से पूरा का पूरा इथीन के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। सो इथीन बनेगा, और क्या बोला हुआ उन लोगों ने, उन्होंने बोला हुआ HBr बनेगा, और H2O बन रहा है वो तो NaOH की वजह से बन रहा होगा आपका, नहीं एक सेकेंड मैंने काम किया, नहीं मेरे ख्याल से इथीन ही होगा, राइट, इट्स गोइंग टू बी इथीन। So let's write this as ethene, ठीक है। बस ये है थोड़ा सा दे एक सेकेंड, इट्स नॉट, इट कैन नॉट बी इथीन, सॉरी माय बैड, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये अच्छा सवाल है, इट कैन नॉट बी इथीन, लेट्स फिक्स दिस, माय बैड। इसका स्ट्रक्चर ले आते हैं पहले, दिस ओके, CH2 डबल बॉन्ड विद CH, और इस पे जो है वो ब्रोमीन भी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एलिमिनेशन क्या करती है, मैंने गलती कर दी थी, इसको प्रॉपर्ली देख के ही बनाना पड़ेगा मैं। एलिमिनेशन क्या करती है, एलिमिनेशन में ये होता है, रूल ये होता है कि आप जो है वो ब्रोमीन को हटाएंगे, एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे, राइट। प्रॉब्लम क्या है, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड आपके पास बना हुआ है, सो नाउ आई नीड टू एलिमिनेट वन मोर ब्रोमीन। सो व्हाट विल आई डू, आई विल डू दिस, मैं ब्रोमीन यहां से रिमूव करूंगा, एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, और उनको रिमूव करने के बाद एक और बॉन्ड बना दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बिकम, या फिर आप इसको C2H2 भी लिख सकते हैं। These molecules are known as alkynes, इनमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। दिस इज एन इथाइन मॉलिक्यूल, दिस इज एन अल्काइन मॉलिक्यूल, राइट। अब देखो आपका जो रूल होता है क्या होता है, अगर आपके पास ये है, you've got a CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पे जो है वो ब्रोमीन है, और लेट्स से ये CH2 और CH रहेगा। लेट्स से अगर ये कुछ ऐसा था, अगर ये कुछ ऐसा था तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि भाई हम ब्रोमीन हटा देते इसके ऊपर से, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन कम किया करते थे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया करते थे, राइट। मैंने यही किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बी के अंदर ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड मौजूद था, दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ बी, ये था बी का स्ट्रक्चर। अब अगर मैं अपनी एलिमिनेशन का रूल फॉलो करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ब्रोमीन रिमूव करूंगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा और बॉन्ड लगा दूंगा उसकी जगह, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, CC ट्रिपल बॉन्ड एंड विद टू हाइड्रोजन्स, सो दिस शैल बी अ C2H2 मॉलिक्यूल, इट विल बी एन अल्काइन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये नेमिंग नहीं आएगी इसकी, लेकिन इतना आपको करना आना चाहिए कि ऑलरेडी एक वो था, डबल बॉन्डेड था, डेफिनेटली इथीन की मतलब गलती हो गई थी, मैं समझा ऊपर वाले को पूछ रहे हैं। बी में फर्दर एलिमिनेशन करोगे तो फिर हाँ, उसमें एक और भी एलिमिनेशन अगर आप कर देते हैं तो वो फिर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमीन और आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन। कंपाउंड E इज द ओनली आइसोमर ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन सॉरी, कंपाउंड E इज द ओनली आइसोमर ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन की बात हो रही है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ E गिव्स कंपाउंड F,
1,2-डाइब्रोमो इथेन क्या होता है? 1,2-डाइब्रोमो इथेन इज दिस, CC1 पे भी ब्रोमो, 2 पे भी ब्रोमो, और जो है वो बाकी आपका ये होगा, दिस इज गोइंग टू बी 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ये पुराने वाले की बात नहीं हो रही, इथीन था वो हम छोड़ दिया, वो हमारा गया क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे आ रहे, 1,2-डाइब्रोमो इथेन का वो बोल रहे हैं इसका आइसोमर ये है, और सेंस बन रहा है क्योंकि उन्होंने एक ब्रोमीन को हटा के दोनों ब्रोमीन पे कर दिया, यानी ये 1,2-डाइब्रोमो इथेन है, वो 2,2-डाइब्रोमो इथेन या 1,1-डाइब्रोमो इथेन, एक ही कार्बन पे आपके पास सारा का सारा काम। Identify the type of isomerism shown by E and 1,2-diabromoethane. So this type of isomerism is स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है, और स्ट्रक्चरल में अगर मैं कहूं और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओ तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आइसोमरिज्म है। चेन आइसोमरिज्म तब होती है जब मिथाइल ब्रांचेस करते हो, व्हेन यू मेक ब्रांचेस ऑफ मिथाइल चेन्स। पोजीशन आइसोमरिज्म इज व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एंड देयर वाज अ थर्ड काइंड ऑफ आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, जिसमें आप पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही तब्दील कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल को अल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, इनके अंदर जो आइसोमरिज्म होती है, राइट, तो वो होती है, या अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो आइसोमरिज्म है, तो वो फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहलाएगी। ये वाली आइसोमरिज्म कौन सी? ये वाली स्पेसिफिकली स्पीकिंग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पोजीशन आइसोमरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ 2,2 था, यहाँ 1,2 है, 2,2 बोल जा रहा हूँ, सॉरी 1,1, ऑब्वियसली 1,1 नेम करेंगे। तो दिस इज, या तो आप इसको स्ट्रक्चरल भी लिख सकते हैं, मैं जो हूं वो प्रॉपर लिख रहा हूं पूरा, पोजीशन आइसोमरिज्म which is belonging to the structural isomerism. Name the homologous series that F belongs to. It belongs to aldehydes. ठीक है जी, तो अल्डिहाइड स्पेसिफिक होके लिखेंगे, कार्बोक्साइल नहीं है और ना ही ये कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल्स होते हैं कीटोन्स और आपका अल्डिहाइड्स दोनों। तो ज्यादा स्पेसिफिक हो कार्बोक्साइल तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं, तो वो नहीं। कार्बोनाइल चलो क्या पता होता है एमएस में, लेकिन एमएस में लिखा हुआ अल्डिहाइड, ज्यादा स्पेसिफिक हो अल्डिहाइड लिखे, राइट, नो नीड टू जो है वो बी नॉन स्पेसिफिक, जनरल नहीं देना किसी को भी आपने। Complete table 4.1 to state what is observed when F reacts with the reagents listed. F क्या है? F आपका ये aldehyde है, this is F. So what is observed when it reacts with 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent? Orange PPT, सिल्वर मिरर कहां से आ गया भाई? 2,4-DNPH के साथ आपको ऑरेंज पीपीटी या आपको येलो पीपीटी मिलते हैं। टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या मिलता है? सिल्वर मिरर लिख सकते हैं, या सिल्वर पीपीटी लिख सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट ग्रे पीपीटी। ठीक है, अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन इसके साथ क्या रिएक्शन देगी? येलो पीपीटी once again because this is part of your special case. Alkaline aqueous iodine reacts with methyl ketones and secondary methyl alcohols. और दो हमने स्पेशल केसेस पढ़ी थी, एक इथेनॉल था और एक इथानैल था। ठीक है जी, ये कौन सा है? ये इथानैल है। इथानैल भी अल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, सो इट इज आल्सो गोइंग टू गिव अस एन ऑरेंज पीपीटी या येलो पीपीटी इन दिस वन एज वेल। अल्कलाइन I2 और आयोडोफॉर्म सेम चीज है। अल्कलाइन आयोडीन फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म इस चीज को कहते हैं। जो ऑरेंज पीपीटी आता है वो आयोडोफॉर्म की वजह से आता है और इसको आयोडोफॉर्म कहा जाता है। और अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन इज द रिएजेंट। तो आप फॉर एग्जांपल कहीं बुक में पढ़ रहे तो बुक में ऐसे लिखा होता है अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन टेस्ट या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन आयोडोफॉर्म उस ऑरेंज पीपीटी जो बन रहा होता है CHI3 का, उसको कहा जाता है, और अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन आपका रिएजेंट है उस केस में। कोई बात नहीं, येलो एंड ऑरेंज में कोई मसला नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आयोडीन वैसी ही ब्राउन होती है, उसमें ऑरेंज येलो का डिफरेंशिएशन इतनी खास नहीं होगी, कोई मसले की बात नहीं। यू कैन राइट ऑरेंज, यू कैन राइट येलो, इट्स ओके, इतना नहीं देख रहा हो एग्जामिनर, इतनी टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, फिर क्या है? कंपाउंड F रिएक्ट्स विद रिएजेंट G टू फॉर्म कंपाउंड H। F जो है वो G के साथ रिएक्ट करता है, H बनाता है,
द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एच इज शोन इन फिगर 4.3। तो आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिख रहा है इन फिगर 4.3। कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं इसके इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में? ध्यान से देखो, देयर आर टू वेरी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जिन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। एक सी डबल बॉन्ड ओ है, वेरी गुड, देयर एग्जिस्ट सी डबल बॉन्ड ओ की पीक, तो इसमें सी डबल बॉन्ड ओ भी है। और दूसरा, इसमें हमें हाइड्रोक्सी भी मिल रहा है, वी आर ऑल्सो सीइंग अ हाइड्रोक्सी, एंड हाइड्रोक्सी की काफी ब्रॉड पीक मिल रही है। दिस इज नॉट ब्रॉड, व्हाट इज नॉट ब्रॉड बेटा? है, इतनी तो ब्रॉड है बेटा, इससे ज्यादा क्या ब्रॉड करेंगे? इट्स नॉट स्मूथ, कोई बात नहीं, स्मूथनेस कौन देख रहा है इसमें? हु इज गोइंग टू लुक एट द स्मूथनेस? तो ये पीक जो है वो आपकी बहुत ज्यादा ब्रॉड आ रही है, OH तो कंफर्म हो गया। अब स्पेक्यूलेशन यही है कि OH कार्बोक्सिलिक का ही होगा डेफिनेटली, लेकिन एक बात फिर भी अपने आप के अपने दिमाग में रखनी है कि यार ये कुछ ज्यादा ही ब्रॉड आ गई है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से लेके अल्कोहल में पूरी रेंज कर रही है। तो फिर भी हम अपने आप को ओपन माइंडेड रखेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या फाइनल कंक्लूजन होगी। हो सकता है और कुछ हो, और हो सकता है ये हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा हो, हु नोस। तो कंफर्म कर लेते हैं, देखते हैं इसको और थोड़ा सा, और कंफर्म करते हैं। H also shows a molecular ion peak at Me in its mass spectrum. Use the information in E, figure 4.3 and table 4.2 to reduce the structure of H. Explain your answer fully. So they are also saying it has a mass. It has an MR of 60. हम सबको पता है Me peak जो molecular ion peak होती है वो हमें ये बताती है हमारा MR क्या है। तो उन्होंने MR भी हमको दे दिया। इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्टली डिड्यूस कर सकते हैं इसमें कितने ऑक्सीजन हैं, कितने कार्बन हैं, क्या कहानी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। अच्छा, मुझे ये तो पता है कि मोस्ट प्रॉब्ली कार्बन तो दो ही रह रहे होंगे, राइट? ऑक्सीजन का पहले अंदाजा करते हैं, हाउ मेनी ऑक्सीजन देयर आर। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्ट द टू कार्बन, वो तो मुझे पता है वो होंगे ही होंगे, और फिर देखते हैं वहां से जो भी आता है। सो 60 में से मैं दो कार्बन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी 24 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 60 माइनस 24, तो हमारे पास 36 आ गया, राइट? वी आर गेटिंग 36। अब इसमें से ऑक्सीजन कितने सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? ऑक्सीजन का होता है 16, सो 16 32, दो ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। सो आई विल आल्सो सब्ट्रैक्ट टू ऑक्सीजन, सो आई एम गेटिंग 36 माइनस 32 यानी 4 हो गया। एंड देन 4 हाइड्रोजन, राइट? सो 4 हाइड्रोजन आएंगे ऑब्वियसली, फिर ये 4 हाइड्रोजन हो गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है C2H2O2, यानी ये लग रहा है हमें कि हमारा अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। कंफर्म हो गया वो हमारे पास, ठीक है? इट हैज बीन कंफर्म टू अस। अच्छा, ये भी हो सकता था कि यहाँ पे हल्का सा डिफरेंट होता। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता था कि आपके पास ऑक्सीजन 3 आ जाते। तो अगर ऑक्सीजन 3 आ जाए तो आप प्राइम आप अल्कोहल भी बनाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते, राइट? बहरहाल हम बनाते हैं अपना स्ट्रक्चर और देख लेते हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सी और सी, ये तो मुझे पता है ये है, और मुझे ये भी पता है कि इसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, सही है। तो दूसरे वाले की मुझे वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी, यानी मुझे जो है वो ये बनाना होगा। फिट बैठ रहा है हमारे उस पे C2H4O2, इट इज बैटिंग फिट, इट इज गोइंग टू हैव अ मोलेकुलर मास ऑफ 60, ठीक है? सो लेट्स जो है वो कंप्लीट दिस आंसर एंड देन आल्सो सजेस्ट द रोल ऑफ रिएजेंट जी। तो कंप्लीट कैसे करेंगे हम इस आंसर को? तो इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम there is absorptions at, आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ की एब्जॉर्प्शन थी 1670 टू 1740 के ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 1700 लिख लेते हैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं दी हुई तो हम फिर पूरा पेक्यूलियर नहीं होते उसके बारे में, वरना जगह खत्म हो जाएगी हमारी। और हमने देखा कि OH की भी एब्जॉर्प्शन आ रही है हमारे पास, ठीक है? वी ऑल्सो हैव अ हाइड्रोक्सी एब्जॉर्प्शन, जो पूरी की पूरी काफी ज्यादा ही बड़ी रेंज कर रही थी। सो एंड एट तकरीबन 2500 टू 3500 है। सो अप्रोक्सीमेटली 2500 टू 3500 पर सेंटीमीटर, कंफर्मिंग
C double bond O and OH groups. Further, from the MR equal to 60, we can deduce molecular formula to be C2H4O2. This is going to be our complete answer for this. Sir, it doesn't have to lie exactly in the range mentioned. Yep, it can be a little bit off. It can be. It can be a little off, dear. क्योंकि ये है एक टेक्निक देखने की, लेकिन ये बहुत ज्यादा कोई प्यारी टेक्निक नहीं है. यू कांट बी लाइक कि यार ओके दिस इज लाइक बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है. जाहिर बात है हर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की अपनी लिमिटेशंस होती है, तो इसमें भी कभी कभार कुछ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम्स थोड़े से डिफरेंट आ रहे होते हैं और उसकी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस होती हैं कि वो क्यों आ रहे होते हैं. बट यस, यू शुड बी एबल टू मेक एन एजुकेटेड गेस. तुम्हें ये पता है ठीक है, सी डबल बॉन्ड वाली तो बात. एंड टिपिकली मैंने ये तुम्हें बताया हुआ कि भाई देखो एमाइड तुम्हें पता नहीं है क्या होते हैं. कार्बोनाइल कार्बोक्सिल एस्टर, इस पे फोकस करो 1700 पे. 1700 पे आ रही है, ओके गुड. 1700 ये सी डबल बॉन्ड कंफर्म हो गया. 2500 to 3000 दैट्स कार्बोक्सिलिक का OH कंफर्म. 3000 3500 दैट्स OH ऑफ अल्कोहल कंफर्म. तो हम देखते थोड़े अंदाजे से ही, हम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कभी भी नहीं कर रहे, बिकॉज वी नो एग्जैक्ट मैचेस ये दी हुई तो है रेंज, लेकिन शायद हो सकता है बिल्कुल कंप्लीटली एग्जैक्ट मैच ना करें. तो बस मैं उधर से एक एजुकेटेड गेस लूंगा, कंफर्म करूंगा कि ये है कि नहीं, और फिर आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई और कंफर्मेशन के लिए इसको कंफर्म करके अपनी फाइनल चीज कोट कर दूंगा मैं यहाँ पे. ठीक है. सर व्हाट अदर पीक्स, व्हाट अदर पीक्स. दिस पीक इज यूजलेस. नजर आ रहा होगा सबको 1040 1300 बेकार वाले रीजन में यहाँ पे कचरा हुआ हुआ है. यूजुअली देयर इज अ लॉट ऑफ कचरा ओवर हियर, सो इट इज यूजुअली यूजलेस. C double bond C, this is 1500 to 1680. कभी कभार इट कैन बी यूजफुल, बट यूजुअली ये भी आपको कोई खास नजर नहीं आ रही होती है. हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्वेश्चन आपको गाइड करेगा. ऑब्वियसली दिस कैन बी सीन इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, बट टिपिकली जो हमें याद होनी चाहिए वो ये वाली बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए और ये वाली याद होनी चाहिए. ये आपको बगैर टेबल देखे भी याद होनी चाहिए. टेबल आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन आपने हमेशा अपने आंसर्स में सबसे पहले ये दोनों देखने. ये दोनों है वेल एंड गुड. नहीं है तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस. ये देखी जा सकती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पे, या आप टेबल में से देख लेंगे और वैल्यू कंपेयर कर लेंगे वहां पे एब्जॉर्प्शन आ रही कि नहीं आ रही. नाइट्राइल हो सकता है, नाइट्राइल की भी होती है. अल्केन, वी ऑल नो अल्केन इज द मोस्ट यूजलेसेस्ट एब्जॉर्प्शन, बिकॉज हर चीज में अल्केन होता ही है, सो दैट इज यूजलेस. और एमीन एमाइड्स हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हाँ वंस अगेन आ सकता है. आई डोंट थिंक अभी तक आया है एमीन एमाइड की कोई भी वो, ये A2 में आती है, तो एमीन एमाइड की भी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखे. तो ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ डिफरेंस आ जाएगा तो उसमें अल्कीन का बॉन्ड आ जाएगा या नाइट्राइल का ग्रुप आ जाएगा. बाकी सारी यूजलेस ही हैं, या बाकी सारी ऐसी रेंज में आ रही है जहां पे कचरा हुआ हुआ. डियर, वी सिलेक्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज C double bond O and OH. C double bond O and OH, दैट मीन्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड. दो कार्बन में उससे ज्यादा क्या होगा, दो कार्बन है ना ये, तो दो कार्बन में क्या होगा, अल्डिहाइड और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड सब कुछ अलग अलग तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, राइट. सो देयरफॉर हमने एक स्पेकुलेशन करी, एक एजुकेटेड गेस किया कि शायद यार कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसमें, और फिर आगे कंफर्म भी हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर जब हमने MR निकाला. आई थिंक P2 में अब IR नहीं आता है. कौन सी जिंदगी में जी रहे हो बेटा. सजेस्ट द रोल ऑफ रिएजेंट G. तो हमने रिएजेंट G का रोल बताना है, तो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, सो दिस मस्ट बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So usually alcohol peak is smooth. So when I did this, I made the structure as ester. How can you make a दो कार्बन का ester, dear? दो कार्बन में ester कहां से बन जाएगा? नहीं बेटा, it can't make sense, dear. देखो OH की पीक, देखो OH की पीक तो थी ना, अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड, और स्मूथ स्मूथ कोई नहीं होती, स्मूथ नहीं होता यहाँ पे कोई भी चीज. यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक लिखा हुआ होता है वीक लिखा हुआ होता है या स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ होता है, और
दूसरा होता है ब्रॉड या फिर आई थिंक इट्स कॉन्जुगेटेड या कुछ ऐसे लिखा लिखा हुआ है। स्मूथनेस कभी नहीं देखते हम इस ग्राफ में, देयर इज नो सच थिंग एज अ स्मूथ थिंग, ये कचरा ही होता है। स्मूथनेस पता है क्यों आती है? जब एग्जामिनर जो है वो उसको जूम आउट करके देगा तो फिर ये सारे कचरे आपको नजर नहीं आएंगे, स्मूथ आउट होंगे। और जब वो जूम इन करके आपको बिल्कुल एग्जैक्ट देगा तो उनमें ये कचरे आएंगे। जब भी आप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एनालॉग मेजरमेंट लेने जाते हैं तो उसमें ये देर विल बी रफनेस, देर विल बी जिडरी पैटर्न्स। जब उसको जूम आउट करेंगे देखो स्मूथ जाता है। तो स्मूथ और रफ से नहीं वो होने वाला कोई फर्क आपको। 22 वाले वेरिएंट में बेटा आते हैं भाई, सब कुछ आता है, आयर भी आती है और मास स्पेक्ट्रोमेट्री आती है। एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया।